एक नगर में लखधीर सेठ नाम का एक कुशल व्यापारी रहता था। जन्म से ही वह काफी समृद्ध था। अपनी विशिष्ट बुद्धि और साहस से उसने लक्ष्मी को सहेज रखा था। लक्ष्मी निरंतर आ रही थी और खजाना भरता जा रहा था। लखधीर सेठ का हीराचंद नामक इकलौता बेटा था। बेहद लाड प्यार से पला, इसलिए हीराचंद बिगड़ैल सांड जैसा हो गया था। पूरा दिन आवारा गिरदी में व्यतीत करता, काम काज में जरा भी ध्यान नहीं देता, बुरे मित्रों का अनुसरण करता, जैसी संगत वैसी रंगत। धीरे धीरे हीराचंद में कुलक्षण आ गए। भाई बंधु और मित्रों के साथ नाश्ता पानी में पानी की तरह पैसा खर्च करने लगा। जुआ खेलना, चोरी करना, वैश्यगृह जाना, एक से बढ़कर एक अवगुण उसमें आ गए थे। लखधीर सेठ को लगने लगा कि लड़का हाथ से निकल गया है। उसने हीराचंद की शादी करवा दी, यह सोचकर कि शायद शादी के बाद वह सुधर जाएगा। पर हीराचंद में कोई सुधार नहीं हुआ। बेटे की चिंता में लखधीर सेठ कमजोर होता गया। कुछ समय पश्चात उन्होंने खाट पकड़ ली। उन्हें लगा कि मैं ज्यादा दिन का मेहमान नहीं हूँ। उन्होंने हीराचंद को पास बुलाकर कहा, बेटा, कुछ समय बाद मैं ना रहूं तो कोई चिंता की बात नहीं है। तुम्हारे लिए हरा भरा परिवार छोड़कर जाऊंगा, लेकिन तुम में 2-4 कुलक्षण हैं, जिनसे तुम बर्बाद हो जाओगे। काम काज कुछ न करो और उड़ाते ही रहो तो कुबेर का भरा भंडार भी खत्म हो जाता है। लखधीर सेठ बोला कि मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल नहीं है। कल को तुम अगर किसी मुश्किल में फंस जाओ तो एक उपाय करना। हीराचंद ने कहा, क्या बापू? तुम रोज सुबह उठकर सबसे पहले लक्ष्मी चंद सेठ का मुंह देखना, फिर जो कुछ भी काम करना हो उसे करना। लेकिन बापू, अपनी तो लक्ष्मी चंद के साथ वर्षों से दुश्मनी चली आ रही है, उसका क्या? लक्ष्मी चंद मेरा दुश्मन तो सही, पर दानेदार दुश्मन है। हम दोनों व्यापार करते हैं तो हमारे बीच प्रतियोगिता तो रहने ही वाली है। भविष्य में कोई मुसीबत आ जाए और उपाय ना सोचे तो तुम प्रण कर लेना कि सुबह में लक्ष्मी चंद के दर्शन करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करोगे। तू ऐसा वचन दे तो मेरी आत्मा को शांति मिले। हीराचंद ने कहा, बापू, तुम्हें जिस बात का डर है वह सही है। मित्रों ने जो खराब आदतें दी है वे छूट नहीं रही हैं। मुझे भी अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन क्या करूं? तुम्हारा कहना मानकर मैं लक्ष्मी चंद सेठ का मुंह देखने का प्रण लेता हूँ। अंदर से टूट चुके लखधीर सेठ हीराचंद की शिकायत लेकर स्वर्ग से धार गए। रोना धोना हो गया। रिश्तेदार आए। घर की संपत्ति अनुसार 13वीं की गई। दान पुण्य किया और गांव वालों को खाना खिलाया गया। घर की पूरी जिम्मेदारी अब हीराचंद पर आ गई थी। कहने या रोकने टोकने वाला कौन रहा? हीराचंद को खुला दौर मिल गया। वह बेलगाम घोड़े जैसा बन गया। खर्च के नए नए मार्ग तो थे ही। अपनी बुरी आदतों के कारण लखपति लखधीर सेठ का बेटा हीराचंद रास्ते का भटकता भिखारी बन गया। उसकी ऐसी खराब दशा हो गई कि गांव में उसे कोई 2 सेर नमक भी उधार नहीं देता था। हीराचंद ने बाप की इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। घर में उसकी माँ उसे खूब उपदेश देती, एक एक बात समझाती, लेकिन वे समझे तो ना।
इस कान से सुनता और उस कान से निकाल देता। उसकी पत्नी भी उसे बहुत समझाने की कोशिश करती, पर वे किसी की नहीं सुनता। हीराचंद ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, परंतु भिक्षा पात्र में डालने वाला कोई नहीं रहा। कहीं कुछ नहीं सूझ रहा था। दिन में तारे दिखाई देने लगे। उसे अपने पिता की आवाज सुनाई दी, डूबते को तिनके का सहारा। ऐसा सोचकर हीराचंद ने मन ही मन कहा, चलो बापू कह गए हैं तो वैसा ही करूं। बड़ा बाजार है। नए नगर के माणिक चौक में लक्ष्मी चंद सेठ की दुकान लगी थी और लक्ष्मी चंद सेठ वहाँ बैठा हुआ था। मुनीम जी बही खाता लिख रहे थे। सुबह में हीराचंद लक्ष्मी चंद की दुकान के सामने से निकला। लक्ष्मी चंद सेठ के दर्शन करके राम राम करके अपने रास्ते चला गया। हीराचंद का यह रोज का नियम हो गया। रोज सुबह उठना, नहा धोकर लक्ष्मी चंद सेठ की दुकान के आगे से निकलना, उन्हें राम राम करना, फिर कोई कामकाज करना, ये उसका रोज का नियम बन गया था। शुरुआत में तो किसी को पता ही नहीं चला। 15-20 दिन हुए तो लक्ष्मी चंद सेठ का ध्यान गया। उन्हें लगा मेरा बेटा रोज सुबह सुबह दुकान के आगे से निकलता है, कुछ बोलता चालता नहीं है, मेरे मुंह की तरफ देख राम राम करके चला जाता है। सेठ ने मुनीम से कहा, हीराचंद को कल मेरे पास ले आओ। दूसरे दिन सुबह के पहर हीराचंद आया। सेठ का मुंह देखकर राम राम की और जैसे ही जाने लगता है तो मुनीम ने उसे बुलाया, हीराचंद इधर आओ, तुम्हें सेठ बुला रहे हैं। सेठ ने हीराचंद को पास में बिठाया और पूछताछ करने लगा, भाई तुम किसके बेटे हो? लखधीर सेठ का। अरे तू लखधीर सेठ का बेटा है। तेरे पिता तो खूब धनवान थे और तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? सेठ जी, जीवन में धूप छांव आती रहती है। मरते समय मेरे पिता ने कहा था कि तुम्हारे बुरे दिन आए तो प्रतिदिन उठकर लक्ष्मी चंद सेठ का मुंह देखकर राम राम करना। लेकिन भाई, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? क्या तुझे रुपए पैसे की जरूरत है? व्यापार धंधा करना हो तो मैं तुम्हारा सहयोग करूं। नहीं सेठ जी, ऐसे किसी उद्देश्य से मैं नहीं आता, बल्कि मेरे पिता ने कहा था कि बुरे दिन आए तो सुबह के समय उठकर पहले लक्ष्मी सेठ का मुंह देखकर राम राम करना, इसलिए आता हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, पर यह तो बता कि तेरी ऐसी दशा क्यों हो गई है? सेठ, मेरे अंदर कुछ बुरी आदतें आ गई हैं, उन्हीं में मैं डूबा रहता हूँ। ऐसी वे कौन सी आदतें हैं? मित्रों के साथ नाश्ता पानी करना, जुआ खेलना, चोरी करना, वैश्यागृह जाना। बात सुनकर लक्ष्मी चंद सेठ घर के अंदर एकांत में चला गया। थोड़ी देर बाद लक्ष्मी चंद सेठ के हृदय में एकदम उजाला हुआ। ओहो, लखधीर सेठ को मुझ पर इतना भरोसा कि बिगड़ैल बेटे की देखभाल मुझे सौंप गए। बिगड़ी बाजी सुधार कर गाड़ी पटरी पर चलाऊंगा तो जरूर। लक्ष्मी चंद सेठ ने अपने मुनीम को हुक्म दिया, प्रतिदिन सुबह हीराचंद को नकद 100 रुपए दे देना। रोज उठते ही हीराचंद को 100 रुपए मिलने लगे। फिर बाकी ही क्या रहा? हीराचंद तो मित्रों के साथ मिलकर नाश्ते पानी पर पैसा उड़ाने लगा। हीराचंद अपने मित्रों से बोला, चलो
बहुत दिनों से जुआ नहीं खेला, तो आज दिल खोलकर खेलते हैं। ऐसा करते करते एक सप्ताह बीत गया। एक दिन लक्ष्मीचंद सेठ ने हीराचंद से पूछा, क्या हाल चाल है तुम्हारे? हीराचंद ने कहा, मैं तो आनंद में हूँ। आपकी तरफ से रोज 100 रुपए मिल जाते हैं, फिर किस बात की चिंता? लक्ष्मीचंद सेठ को लगा कि अच्छा, ये तो आसमान में उड़ रहा है, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लक्ष्मीचंद सेठ उससे बोला, तू मेरी एक बात सुनेगा, मेरा कहा मानेगा? आप जो कुछ भी कहोगे उसे करना मेरा कर्तव्य है। तुम सब दोस्त मिलकर जुआ खेलते हो, तुम उन सब से पूछो कि तुम कितने समय से जुआ खेलते हो, अब तक तुमने कितने पैसे जीते हैं। इतना पूछकर कल मुझे बताना। ठीक है, पूछ लूंगा, इसमें क्या है। उस दिन हीराचंद ने अपने दोस्तों से पूछा, तुम कितने समय से जुआ खेलते हो? दोस्तों ने उत्तर दिया कि जुआ खेलने में ही तो हमारा सारा जीवन बीता है, सुबह से शाम तक हमारा काम ही यही है। अच्छा दोस्तों, यह बताओ कि साल भर का खर्चा चल जाए उतना मिलता है, बचने की तो बात ही क्या। जिस रास्ते आता है उसी रास्ते चला जाता है, हो तो हो, ना हो तो एक कौड़ी भी ना हो। ऐसा भी दिन आता है कि बीड़ी पीने के लिए जेब में 4 पैसे भी नहीं होते हैं। हमसे पूछता है तू, ये तो बता तेरे पास कितना बचा है? हीराचंद बोला, मैं तो बर्बाद हो गया। पिता की 10 लाख की पूंजी थी, वह भी गवा दी। उसके दोस्त बोले, यह तो होता रहता है, बहुत चिंता मत करना भाई, नहीं तो दिमाग शून्य हो जाएगा। हीराचंद के मन में विचार आया कि कुल मिलाकर इसमें किसी को कुछ लाभ नहीं हुआ। मैंने पिता की संपत्ति गवा दी, उसके बदले किसी धंधे में पैसे लगाए होते तो मेरी यह दशा नहीं होती। उसने मन ही मन हिसाब लगाया, उसे बड़ी पीड़ा हुई। उसने मन में गांठ बांध ली कि आज से कभी जुआ नहीं खेलेगा। लेकिन उसे जब ये बात समझ में आई तब बहुत देर हो गई थी। दूसरे दिन सुबह उठकर वह लक्ष्मीचंद सेठ के दर्शन करने गया। सेठ के आदेश अनुसार मुनीम उसे 100 रुपए देने लगा। तब उसने कहा, आज तो 50 रुपए ही दो। लक्ष्मीचंद सेठ ने कहा, क्यों भाई, आधी कटौती क्यों? काका, मैंने प्रतिज्ञा ली है कि अब जुआ नहीं खेलूंगा। जिस राह पर लुटा हूँ उस राह पर कभी कदम नहीं रखूंगा। आपने जो प्रश्न पूछा था वह प्रश्न मैंने सबसे पूछा। इस राह पर चलने वालों का हाल चाल मेरे जैसा ही है, किसी ने कुछ बना नहीं लिया। आज तक मैंने पिता और अपनी पत्नी की बात नहीं मानी, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई है। जुए में तो पांडवों ने आगे पीछे कुछ सोचे बिना सब कुछ गवा दिया और उन्हें वनवास में दिन बिताने पड़े थे। काका, भला हो आपका कि आपने मुझे सोचने के लिए प्रेरित किया। लक्ष्मीचंद सेठ के मन में हुआ कि पैसे खर्च करना व्यर्थ नहीं गया, वसूल हो गया। एक अवगुण तो टल गया ना। ऐसा करते करते एक सप्ताह बीत गया। हीराचंद तो रोज रात को बन ठन कर वैश्यगृह जाता, नाच गाना और मुजरे का मजा लेता। हीराचंद को मुफ्त का बकरा समझकर वैश्या जेब खाली कर देती। एक दिन लक्ष्मीचंद सेठ ने
हीराचंद से कहा, भाई तुम रात में वेश्यागृह जाते हो, उसके बदले सुबह के समय जाओ। अगले दिन हीराचंद तो एकदम सुबह लक्ष्मीचंद सेठ का मुंह देखकर राम राम करके सीधे वेश्यागृह चल पड़ा। हीराचंद ने वैश्य को देखा तो मानो जीवित डायन, गाल में गड्ढे, आंखें एकदम धसी हुई, साही के कांटे जैसे सूखे बाल, अस्त व्यस्त वेश। हीराचंद तो उसे देखकर 2 कदम पीछे हट गया। उसे लगा यह वैश्य का रूप है, इसके पीछे मैं लट्टू बन गया हूँ। यह तो रात की रंगीन रोशनी मोहित कर देती है। वैश्य की अपेक्षा तो प्राण न्यौछावर करने वाली मेरी घरवाली में क्या कमी है। उसकी आंख पर पड़ा पर्दा तुरंत हट गया, उल्टे पांव में लौट पड़ा। वैश्य उसके सामने गिड़गिड़ाने लगी, ए सेठ आओ ना, आते ही क्यों लौटे जा रहे हो। हीराचंद ने तो पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। वैश्य से उसे सख्त नफरत हो गई। उसने निश्चय कर लिया कि आज के बाद वह वेश्यागृह नहीं आएगा। दूसरे दिन सुबह सुबह हीराचंद ने लक्ष्मीचंद का मुंह देखा और राम राम की। नित उठकर 50 रुपए देने वाले मुनीम से उसने कहा, बस आज तो 25 रुपए ही दो। लक्ष्मीचंद सेठ ने कहा, क्यों बेटा? हीराचंद ने कहा, काका आज से वेश्यागृह नहीं जाऊंगा, मेरा भ्रम टूट गया है। अच्छी बात है बेटा। ऐसा करते करते 1 सप्ताह बीत गया। एक दिन लक्ष्मीचंद सेठ ने हीराचंद से कहा, भाई तुम सुबह शाम भोजनालय में नाश्ता पानी करने जाते हो, इसके बदले एकदम दोपहर में जाओ और अंदर जाकर जरा देखना तो सही भाई वहाँ किस तरह का खेल होता है। हीराचंद ने कहा, ठीक है काका, आज दोपहर को ही जाता हूँ। हीराचंद तो रोज भोजनालय जाता था और बाहर की बेंच पर बैठकर पूरी चाट पकौड़े वगैरह खाता था, कभी अंदर की ओर गया ही नहीं था। सेठ का कहना मानकर आज उस ओर गया। गर्मी की दहकती दोपहर, गर्मी भी ऐसी कि रहा ना जाए। कामगार आटा गूंथ रहे थे, खुले बदन से पसीना टपक रहा था जो उस आटे के अंदर भी गिर रहा था। मुंह से लार भी गिर जाए तो वह आटे के साथ गुथ जाए। ये सब उसने अपनी आंखों से देखा। कभी कभी तो उसमें नाक का पानी भी गिर जाता। भन भन करती मक्खियाँ उसमें दब जाती थी, जिन्हें वे निकाल देते थे। हीराचंद को यह देखकर घिन चढ़ गई। उसे लगा कि आज तक मैं ऐसा गंदा और मटमैला खाना खाता रहा हूँ। इसकी अपेक्षा घर का भोजन क्या खराब है। उस दिन से ही उसने भोजनालय का भोजन त्याग दिया। मन ही मन निश्चय कर लिया कि आज के बाद कभी भी भोजनालय की सीढ़ियों पर पैर नहीं रखूंगा। प्रभात वेला में हीराचंद ने लक्ष्मीचंद सेठ का मुंह देखकर राम राम की। मुनीम 25 रुपए देने लगे। तब उसने कहा कि रहने दो, अब पैसे नहीं चाहिए। लक्ष्मीचंद सेठ ने कहा, क्यों बेटा? बस भोजनालय के नाश्ते पानी पर से अब मन उठ गया है। यह तो अच्छी बात है। काका, मुझे चोरी करने की बुरी आदत भी है, तो तुम ऐसा करो, राजमहल में जाओ और राजा के पलंग के पायों के नीचे लगे रतन निकाल कर ले आओ, तभी तुम्हारी चोरी और चतुराई की परीक्षा होगी। अच्छा काका,
आप जैसा कहो। चोरी करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। घनघोर अंधेरी रात थी। पूरा नगर निश्चित होकर नींद की गोद में सो रहा था। उसी समय हीराचंद राजमहल में सेंध लगाने के लिए निकल पड़ा। राजमहल के पास वे पहुंचा ही था कि ठीक उसी समय नगर के राजा नगर चर्चा करने के लिए निकल रहे थे। उसे देखकर राजा ने आवाज दी, अरे कौन हो तुम? मैं चोर हूँ। और तुम कौन हो? मैं भी तेरे जैसे ही चोर हूँ। चलो अच्छा हुआ, एक से भले दो। बोलो कहाँ चोरी करेंगे? तू जहाँ कहे। तो फिर चलो, आज तो राजमहल में चोरी करते हैं। पिछली सीमा से होते हुए वे दोनों राजमहल की तरफ चल दिए। महल के दरवाजे पर देखा तो चौकीदार टांग बोड़कर नाक के नगाड़े बजा रहे थे। दोनों दीवार कूदकर उस तरफ चले गए। हीराचंद ने राजा से कहा कि तुम बाहर ध्यान रखना, मैं राजमहल में घुस रहा हूँ। ऐसा कहकर उसने महल की दीवार पर चंदन को डाल दिया। फिर तो देखते ही देखते किले के ऊपरी भाग पर पहुँच गया। राजमहल में पहुंचकर जगमगाते झूमर के उजाले में देखा तो पलंग एकदम खाली था। उसे लगा कि चलो अच्छा हुआ, जिसका डर था वे टल गया। पलंग के पाए के पास जाकर तुरंत औजार की मदद से चारों पायों से 4 रत्न निकाल लिए। चारों रत्नों को लेकर तेज गति से वह नीचे उतर गया। राजा ने कहा, क्या तुम रत्न ले आए? हीराचंद ने हाँ कहकर राजा के हाथ में 2 रत्न रखते हुए कहा, लो अपने हिस्से के 2 रत्न। हीराचंद के कंधे पर हाथ रखते हुए राजा ने कहा, शाबाश, तुम अपनी विद्या में कुशल हो। हिम्मत की कोई कीमत नहीं होती। सच बोलने के कारण मेरे मन में तुम्हारे लिए सम्मान का भाव उत्पन्न हो रहा है। फिर दोनों अपनी अपनी राह चले गए। प्रभात की बेला में हीराचंद ने लक्ष्मीचंद सेठ का मुंह देखकर राम राम करके उनके हाथ में दोनों रत्न रख दिए। लक्ष्मीचंद सेठ ने कहा, 4 रत्न के बदले 2 ही क्यों? वो रास्ते में मुझे दूसरा हिस्सेदार मिल गया था तो 2 रत्न उसे दे दिए। ठीक है, ऐसा कहकर दोनों रत्न सेठ ने संभाल कर रख लिए। अब इस घटना से राजमहल में हल्ला मच गया। वायु वेग से नगर में बात फैल गई कि राजमहल में चोरी हो गई है। चोरी की आड़ में मंत्री ने पिछले दरवाजे से तिजोरी खाली करके सारी दौलत अपने घर पहुंचा दी। फिर घोषणा कर दी कि चोर ने तो पूरी तिजोरी साफ कर दी है। राजा तो शांत मन से सुनता रहा और अंदर ही अंदर आग बबूला होता रहा। चौकीदार और सिपाही सब ने चोरी का माल पकड़ने के लिए खूब प्रयास किया। राज्य के श्रेष्ठ गुप्तचर भी हार मान गए। चोरी की बात सुनकर नगर के लोग आपस में तरह तरह की बातें करने लगे कि जब चोर चोरी करने आया था तो महल के पहरेदार क्या कर रहे थे। राजा ने सोचा कि चोर सच्चा है, मेरे हिस्से के 2 रत्न मुझे देकर गया है। हिम्मत वाला और बहादुर है, ढिंढोरा पिटवाऊं तो शायद हाजिर हो जाए। राजा ने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि रतन का चोर हाजिर होगा तो राजा द्वारा उसे पुरस्कार दिया जाएगा। लक्ष्मीचंद सेठ 2 रत्न और हीराचंद को लेकर दरबार में हाजिर हुआ। राजा ने कहा,
व्यापारी का बेटा ऐसे काम में लग गया है। लक्ष्मी चंद ने हीराचंद की जड़ से लेकर चोटी तक की सारी कहानी राजा को सुना दी। बात सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गया। फिर राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और पूछा, राजमहल में कितने की चोरी हुई है? सारे सच झूठ की परख हीराचंद के सामने हुई। हीराचंद ने तो 4 रत्न ही चुराए थे, तो तिजोरी एकदम कैसे खाली हो गई? राजा ने मंत्री के घर की तलाशी करवाकर चोरी का सारा माल पकड़ लिया। राजा ने मंत्री को कैद खाने में डालने का आदेश दे दिया। राजा ने हीराचंद को पुरस्कार दिया और कहा कि तुम्हारी सच्चाई और होशियारी देखकर मैं तुम्हें अपना मंत्री बनाना चाहता हूँ। हीराचंद की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, लक्ष्मीचंद सेठ हैं, मेरी बिगड़ी बाजी इन्होंने सुधारी है। ऐसा कहकर वह सेठ के पैरों में झुक गया। इस तरह से हीराचंद राजा का मंत्री बनकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में कमेंट करें। धन्यवाद।